उसके साथ उसके साथ इन्होंने क्या किया, 5354 भी ऐड कर दिया। कहने का मतलब यह है, एक गलती रह गई थी, 5354 लास्ट ईयर ही आ जाना चाहिए था, लेकिन अब 2025 से उस गलती में सुधार कर लिया और 5354 को भी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 61 में, उसमें ऐड कर दिया। आगे कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 2 क्लॉज 69। सेक्शन 2 क्लॉज 69 में डेफिनेशन दी हुई है किस चीज की, लोकल अथॉरिटी की। लोकल अथॉरिटी के इसके अंदर कैटेगरी दी हुई है, ए से लेके कहां तक आपकी कैटेगरी दी हुई है, ABCDEFG तक कैटेगरी दी हुई है। अब इसके अंदर एक क्लॉज सी है, सेक्शन 2 क्लॉज 69। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। क्लॉज सी में लिखा हुआ था यहां पर, ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर रहा हूं। यहां लिखा हुआ है क्लॉज सी में, ये प्रेजेंट वाला है। यहां पे लास्ट में लिखा हुआ था विद द कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ ए म्युनिसिपल और लोकल फंड। इन्होंने क्या किया, ये सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा था, कुछ कमी नजर आ रही थी इसमें, तो इन्होंने क्या किया, जो ये फंड है ना, फंड जो वर्ड है इसके साथ जोड़ दिया, यानी कि म्युनिसिपल फंड और लोकल फंड। इससे क्लैरिटी बेहतर आ गई। मैंने क्या किया, ये देखिए, यहां पे रेड में आपको नजर आ रहा होगा, जो रेड है वो प्रपोजल है, जो फाइनेंस, जो ये बिल आया है, जो सॉरी ये बजट 2025 है, इसके थ्रू ऐड करने का। तो एक तो इन्होंने फंड जोड़ दिया, दूसरा क्या किया, म्युनिसिपल फंड और लोकल फंड इसको डिफाइन नहीं किया गया था। क्लॉज 269 में इन्होंने अब इसको डिफाइन कर दिया और क्या लिख दिया, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब क्लॉज लोकल फंड का क्या डेफिनेशन है, म्युनिसिपल फंड की क्या डेफिनेशन, ये इन्होंने इसको डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट जो सेक्शन 2 के अंदर इन्होंने एक नया क्लॉज इंसर्ट किया है। नया क्लॉज क्या है, 116A। अभी तक हमारे पास में 116 था, इसके बाद एक नया क्लॉज और इंसर्ट कर दिया 116A। जो 116A है, ये इसमें डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन क्या दी है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग। अब इस डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, ये मैं जब जो एक नया सेक्शन इंसर्ट करने का इनका प्रपोजल है, नया सेक्शन है 148A, वो प्रपोजल क्यों आ रहा है ये उसके लिंक में है। तो जब मैं 148A आपको बताऊंगा, तब मैं बताऊंगा कि 116A क्यों लाए। ये सेक्शन 2 था जिसके अंदर दो Sir, अमेंडमेंट sorry और to एक interrupt, sir. इंसर्शन। Sorry to interrupt. यस यस सर। Sir, your screen is not visible. Your screen is not moving. स्क्रीन नॉट आपकी विजिबल, स्क्रीन बाकियों नहीं के आ लिए भी रही। विजिबल नहीं है क्या? नो सर, विजिबल नहीं है। अच्छा, विजिबल नहीं है, तो मैं एक बार स्क्रीन दोबारा। देखिए राजेश भाई नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। है नहीं, आपकी स्क्रीन आ नहीं रही, केवल जूम लिख के आ रहा है। कोई बात नहीं सर, तो मुझे बताया नहीं गया, मैंने पूछा था, आ गई। आप देखिए सर, अब आ गई क्या? अब आई सर? एक मिनट, अभी भी नहीं आई। आ गई सर, आ गई राजेश आ भाई, आ गई। गई। आ हाँ गई सर, आ ठीक, गई। ठीक है। तो सर ये तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से एक बार उसको रिवाइज कर दूंगा सर। यस यस। बता हाँ, एक मिनट बस, 1 मिनट, मैं थोड़ा सा इसको इधर कर दूं। लाभ वो आया है हाँ छूट। जी। जैसे मान लीजिए किसी का ऑर्डर हुआ 17, 18, 18, 19। सर प्लीज म्यूट करना पड़ेगा, देखिए कोई बात नहीं। बजट 2025 में क्या हुआ, मैंने एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया है। ये करंट के प्रोविजंस हैं और ये प्रपोज्ड प्रोविजन है जो फाइनेंस बजट 2025 के थ्रू इनका प्रपोजल है कि यह हम अमेंड करेंगे। सेक्शन 2 में दो क्लॉज को अमेंड करने का प्रोविजन है और एक नया क्लॉज इंसर्ट करने का इनका प्रपोजल है। सेक्शन 2 क्लॉज 61, सेक्शन 2 क्लॉज 61 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की डेफिनेशन को बताता है। मैंने इसमें यह बताया था कि अभी तक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर पे आरसीएम से रिलेटेड इनवाइस नहीं लिया जा सकता था। क्यों? क्योंकि यहां पर पेमेंट का कोई मैकेनिज्म नहीं था। तो 2024 में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की डेफिनेशन में अमेंडमेंट किया गया, यह ध्यान में रखते हुए कि आईएसडी रूट से आरसीएम की पेमेंट करानी है। इसके लिए इन्होंने क्या किया, बजट 2000 जो फाइनेंस एक्ट 2024 आया था,
उसमें इन्होंने सेक्शन 9394 को इंसर्ट किया। जब ये इंसर्ट कर रहे थे तो ये भूल गए थे कि 5354 भी तो आरसीएम से रिलेटेड है, आईजीएसटी एक्ट का। तो इन्होंने क्या किया, केवल इंट्रा स्टेट तक सीमित किया था। 2024 में गलती रह गई थी, उस गलती को इन्होंने अब करेक्ट कर लिया। 9394 तो पहले से ही डाल दिया था, अब 5354 भी डाल दिया। तो जो रेड है ये नया एडिशन है सेक्शन 2 क्लॉज 61 में। ये करंट प्रोविजन है और ये नया एडिशन है 535। आगे चल रहा हूं सर। सेक्शन 2 क्लॉज 69। सेक्शन 2 क्लॉज 69 में लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन दे रखी है। अब जो लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन दे रखी है इसके अंदर क्लॉज सी है। क्लॉज सी के अंदर लास्ट में लिखा हुआ है सर म्युनिसिपल और लोकल फंड। अब ये म्युनिसिपल के बाद फंड लिखा जाना चाहिए था। अब इनको अपनी ये गलती पता चली और इन्होंने ये फंड को इंसर्ट कर दिया यहां पर। म्युनिसिपल के साथ में फंड लिख दिया, लोकल के साथ तो पहले ही लिखा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके साथ इन्होंने क्या किया, सर प्लीज सर मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर सर म्यूट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम रहेगी सर मुझे, बाकी मेंबर्स को भी। मैं कर दिया जी सर। अब क्या हुआ सर, इन्होंने क्या किया आगे, म्युनिसिपल के साथ फंड तो ऐड कर दिया और म्युनिसिपल फंड और लोकल फंड की डेफिनेशन नहीं दे रखी थी, डेफिनेशन उसको भी डिफाइन कर दिया इसी क्लॉज सी के साथ में। ये दूसरा है। थर्ड मैं आपको बता रहा था क्लॉज 116। क्लॉज 116 के बाद में इन्होंने एक नया क्लॉज इंसर्ट किया है। ये जो नया क्लॉज है 116A, इसमें डिफाइन किया गया है यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग को। इस डेफिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी ये जब मैं आपको आगे बताऊंगा कि एक नया सेक्शन लाने का इनका प्रपोजल है 148A, उसमें ये वर्डिंग यूज की गई है। पहले उसको बताऊंगा फिर इस पे वापस आऊंगा, तो इसको मैं बाद में डिस्कस करने वाला हूं। नेक्स्ट जो बजट 2025 का क्लॉज है वो है 117। 117 क्लॉज के थ्रू सेक्शन 12 को अमेंड करने का प्रपोजल है। अब पहले हम समझते हैं सेक्शन 12 है क्या। सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई का है। टाइम ऑफ सप्लाई किसके रिलेशन में, गुड्स के रिलेशन में टाइम ऑफ सप्लाई। अब जो सेक्शन 12 है इसका एक सेक्शन है सबसेक्शन 4। ये जो सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 है ये किसकी टाइम ऑफ सप्लाई की बात करता है, ये बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई की वाउचर्स के रिलेशन में। यदि वाउचर की सेल होती है तो टाइम ऑफ सप्लाई कब अराइज होगा, कहने का मतलब यह टैक्स कब पे करना पड़ेगा। अब आप ध्यान करिए, ये एक सर्कुलर लेके आए थे, मैं सर्कुलर का नंबर भूल गया, शायद 237 समथिंग कुछ सर्कुलर, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। एक सर्कुलर लेके आए थे, वो जो सर्कुलर था वो वाउचर के रिलेशन में था। करीब 7.5 साल के बाद इन्होंने ये बताया कि वाउचर पे टैक्सेबिलिटी नहीं बनती। अब कुछ लोगों ने तो टैक्स पे भी कर दिया होगा, उस सर्कुलर के थ्रू बताया कि वाउचर के ऊपर टैक्सेबिलिटी नहीं बनती। जब वाउचर के ऊपर टैक्सेबिलिटी नहीं बनती तो टाइम ऑफ सप्लाई का क्या मतलब रह गया जी। अब जो वाउचर्स है वो गुड्स के रिलेशन में भी हो सकता है, वो सर्विस के रिलेशन में भी हो सकता है। अब क्योंकि वाउचर पे टैक्सेबिलिटी नहीं तो वाउचर के लिए टाइम ऑफ सप्लाई की जरूरत नहीं है, तो इन्होंने क्या किया 12(4) को डिलीट करने का प्रपोजल दे दिया। ये 12(4) है जो वाउचर्स के संबंध में है जहां गुड्स की सप्लाई है, और सेक्शन 13 सर्विस के संबंध में वाउचर, वहां पर भी 13(4) है जो वाउचर के लिए टाइम ऑफ सप्लाई को बताता था। टाइम ऑफ सप्लाई से मतलब है कि वाउचर की सेल होने पे टैक्स कब पे कर रहा है। जब वाउचर की सेल टैक्सेबल ही नहीं रही तो टाइम ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट की जरूरत नहीं। तो इन्होंने क्या किया 12(4) और 13(4) दोनों को डिलीट करने का प्रपोजल बजट 2025 में दिया है। जब एक्ट बनेगा तो एक्ट में हमारे सामने 12(4) और 13(4) प्रोविजन नहीं होंगे। नेक्स्ट पे आता हूं सर मैं। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 17 सफारी सर ये रीट्रीट्स का केस। वाउचर क्या है? वाउचर का कहीं बताया गया क्या है? वाउचर किसे बोल सकते हैं अपन? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ऐसा है, ये आपको एक पेपर नजर आ रहा है, मैंने कहा ये पेपर परचेज करोगे 10,000 रुपए का। आप कहोगे भाई पेपर में है क्या, मैं क्यों खरीदूंगा, ये तो मार्केट में मैं ऐसे अपने फ्रेंड से ले लूंगा, भैया देना जरा नोटबुक के लिए, मैं पेपर है मैं क्यों खरीदूंगा। लेकिन हाँ सर ये पॉसिबल हो सकता है अगर मैं इस पे लिख दूं कि ये मैं पेपर आपको दे रहा हूं और इस पेपर पे लिखा हुआ है कि आपको एक टीवी मिलेगा,
आप तुरंत परचेज करेंगे। आप कहोगे मैं पेपर क्यों परचेज करूं, मैं तो सीधा टीवी परचेज कर लूंगा। मैं कहूंगा कि टीवी 50,000 रुपए का है और ये पेपर आप 30,000 रुपए में परचेज कर लो। 30,000 रुपए में परचेज करके आप सैमसंग वाले के पास जाओगे, आप इस पेपर को दोगे तो आपको टीवी दे देगा। मैंने क्यों दिया? मैंने इसलिए दिया ताकि मेरी मार्केटिंग हो। आपने टीवी परचेज, आपने पेपर ले लिया, 30,000 रुपये ले लिया, आपको 50,000 रुपए का टीवी मिल गया। मुझे मिलेगा तो मैं भी लूंगा उस पेपर को। मैं कहूंगा ला भैया मुझे पेपर दे दे, 30,000 रुपये ले। सैमसंग के पास गया, 50,000 का टीवी लिया है। ये क्या है? वाउचर है एक। इसमें अंडरलाइंग वैल्यू है टीवी की। अब क्या हुआ? वाउचर की कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। ये अब समझ में आया इनको, इन्होंने एक सर्कुलर इशू किया था कि भाई वाउचर टैक्सेबल नहीं होगा। टैक्स इस वाउचर पे नहीं है कि जो मैंने आपको 30,000 रुपए आपको पेपर दिया, 30,000 रुपए ले लिए, ये कोई सप्लाई नहीं है। सप्लाई तो टीवी की है। जब आप टीवी लेने गए थे उस पर जीएसटी लगेगा। तो इन्होंने कहा वाउचर पर से कोई सप्लाई नहीं है, इसलिए इसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये वाउचर है सर, सर्कुलर आया हुआ है। मैं भी आपको 1 मिनट में बता देता हूं। मैं नंबर, सर इट्स लाइक गिफ्ट वाउचर। हाँ यस सर, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। 1 मिनट, मैंने शायद, मुझे शायद वाउचर के लिए, नहीं ये वाउचर का नहीं है। अभी अगर आप में से किसी मेंबर को ध्यान आ रहा हो तो प्लीज वो शेयर कर देना चैट में, मुझे नंबर ध्यान नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा सर नहीं तो। नेक्स्ट जो प्रपोजल है क्लॉज 119 के थ्रू सेक्शन 17 में अमेंडमेंट करने का है। सर सफारी रिट्रीट्स का केस आपको ध्यान है। सफारी रिट्रीट्स का केस उड़ीसा हाई कोर्ट से चला और आपका चला गया, उड़ीसा हाई कोर्ट से चला और चला गया कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में। सफारी रिट्रीट्स के केस में क्या सामने मुद्दा आया कि भाई क्योंकि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 का जो क्लॉज डी है वहां पर प्लांट और मशीनरी लिखा हुआ है, और यदि मेरा कोई भी ऐसी मोल प्रॉपर्टी है, मान लीजिए मॉल है, तो उस केस में क्या होगा? वो मेरा प्लांट की डेफिनेशन में आ जाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स में बहुत सारे केसेस में ऐसा कहा गया है कि वो प्लांट की डेफिनेशन में आ जाएगा। अब क्योंकि वो प्लांट की डेफिनेशन में आ जाएगा तो क्या होगा? मुझे उसका वो मिलना चाहिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए मुझे उसका, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए। अब ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए ऐसा होने लग गया कि एक तरफ तो एम्बोल प्रॉपर्टी बन रही है, दूसरी तरफ क्या हुआ? सेंट्रल की स्कूल में ही पढ़ता है। अगर प्लीज प्लीज म्यूट कर लीजिए सर, सर मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए से नहीं सर। अब इस केस में क्या हुआ? मतलब एक तरफ तो इमोल प्रॉपर्टी बन गई, गवर्नमेंट की मंशा नहीं है इमोल प्रॉपर्टी पे जीएसटी का आईटीसी देने की, और दूसरी तरफ क्या हो गया? वो प्लांट की डेफिनेशन में कवर हो गया, और प्लांट की डेफिनेशन में कवर होके आईटीसी मिलने लग गया। अब जब ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई कि गवर्नमेंट की तो ऐसी मंशा ही नहीं थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? भाई लॉ में लिखा हुआ है प्लांट और मशीनरी, तो हम तो प्लांट और मशीनरी ही पढ़ेंगे, प्लांट एंड मशीनरी क्यों पढ़ेंगे? जबकि आपने क्या किया? प्लांट एंड मशीनरी को तो डिफाइन कर रखा है, प्लांट और मशीनरी अलग है, मतलब प्लांट अलग है, मशीनरी अलग है, और प्लांट एंड मशीनरी जो डिफाइन कर रखा है वो। इसकी वजह से क्या हुआ? इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया और मिलने की संभावना बढ़ गई और लोगों के लिए। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? जब उसको यह पता लगा कि भाई एक्ट में जहां जहां लिखा है प्लांट एंड मशीनरी लिखा है, एक जगह प्लांट और मशीनरी लिख गया है, तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? प्रपोजल दिया है कि जो 17(5)D क्लॉज है उसमें जहां प्लांट और मशीनरी लिखा हुआ है, उनका प्रपोजल है पार्लियामेंट से, भाई हम इसको प्लांट एंड मशीनरी कर दें। यह प्रपोजल पार्लियामेंट के सामने है। अब इस पे डिस्कशन होगा। डिस्कशन क्या होना है? पक्का अब लॉ बनने वाला है ये। तो प्लांट और मशीनरी की जगह प्लांट एंड मशीनरी लिखा जाएगा। और अब जो आईटीसी मिल सकता था सफारी रिट्रीट्स के केस के बाद में, वो नहीं मिला। अब क्या हुआ? एक क्वेश्चन अराइज हुआ, सफारी रिट्रीट्स के बाद में ऐसा भी तो हो सकता है कुछ लोगों ने आईटीसी ले लिया हो, या पहले ले लिया हो, या कोई और भी केस चल रहा हो। तो गवर्नमेंट का क्या प्रपोजल है? इस बजट के थ्रू उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कर दी कि जो ये प्लांट एंड मशीनरी वर्ड ऐड किया गया है ना, आप ये मान के चलिए 1 जुलाई 2017 से ही था, और कोई भी लॉ आ गया हो, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, ट्रिब्यूनल का, कोई भी केस लॉ में कुछ भी कह दिया हो, तो ये कोई भी इंपैक्ट नहीं करेगा कि ये प्लांट और मशीनरी था, आप यही मानेंगे ये प्लांट एंड मशीनरी था। तो अब आईटीसी नहीं मिलेगा, भले ही प्लांट की डेफिनेशन में वो कवर हो जाए। हाँ, प्लांट
और या तो प्लांट या मशीनरी तब मिल सकता है जब वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्लांट है, आप उसको प्लांट कहते हैं लेकिन वो इमूवेबल प्रॉपर्टी बनता है, तो आईटीसी नहीं मिलेगा। वो केवल तभी मिल सकता है जब वो प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में फिट होगा। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं आपको, जब गवर्नमेंट स्टार्टिंग में आई थी तो उन्होंने बोला था वो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लेके नहीं आएंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इस बात का कि भाई देखिए वो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट ना मिले। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है वो क्लॉज 120 के थ्रू है, और अमेंडमेंट किया गया सेक्शन 20 को। सेक्शन 20 रिलेटेड है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रिलेशन में। सेक्शन 20 में 3 सबसेक्शन है। अब जो सेक्शन 20 है वहां पर लास्ट ईयर ही ऐड कर दिया गया था कि आईएसडी। सर बड़े 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 हाँ हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। सर प्लीज, सर प्लीज रिक्वेस्ट है, म्यूट कर लीजिए चाय पर भेज देंगे कब बुला सर, लेंगे प्लीज इसको जगह 6:45 से पहले चाय। सर प्लीज रिक्वेस्ट है, म्यूट कर लीजिए सर। तो सर सेक्शन 20 को लास्ट ईयर अमेंड किया गया था। इसमें 9394 के प्रोविजन लेके आए थे क्योंकि आईएसडी रूट के थ्रू आरसीएम की पेमेंट कराई जानी थी। अगेन जो इन्होंने सेक्शन 2 क्लॉज 61 में ये भूल गए थे कि 535 को 4 को ऐड करना है, अब इनको ध्यान आ गया और इन्होंने जो मैंने रेड मार्क किया हुआ है सेक्शन 20 में इसको ऐड कर दिया। 5354 यहां पर भी ले आए, मतलब इंट्रास्टेट आरसीएम की पेमेंट भी आईएसडी रूट से हो सकती है और इंटरस्टेट आरसीएम के लिए पेमेंट भी आईएसडी रूट से हो सकती है। कैसे होगी इस पर डिस्कस करेंगे अभी। सेक्शन 20 के अंदर ये अमेंडमेंट है। सेक्शन 34 आपको याद आ रहा होगा क्रेडिट नोट से रिलेटेड है, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के रिलेशन में। अब देखिए पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है उसको बताऊंगा, फिर आपको सेक्शन 34 के साथ जोड़ूंगा। एक सप्लायर है, उसने क्रेडिट नोट रेज कर दिया। क्रेडिट नोट रेज करने के बाद उसने अपनी आउटपुट सप्लाई का टैक्स कम कर लिया। अब स्क्रूटनी हुई, ऑडिट हुई। अब उससे यह कहा जाता है कि भाई आप ये बताइए कि रिसिपिएंट ने आईटीसी कम किया है नहीं किया। हमारा उनसे कहना होता था कि लॉ में कहां लिखा है कि सप्लायर ये कंफर्म करेगा कि रिसिपिएंट ने आईटीसी कम किया नहीं किया। कहीं नहीं लिखा सेक्शन 34 में। हां एक जगह जरूर थी जहां पे अगर क्रेडिट नोट इशू किया जा रहा है और वो लिंक किया जाता है सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी से कि भाई जहां पर डिस्काउंट दिया गया, कंडीशन ये थी कि यदि रिसिपिएंट ने आईटीसी कम कर दिया है तो सप्लायर अपना आउटपुट टैक्स कम कर देगा। वहां तो समझ में आता है, लेकिन क्रेडिट नोट तो 4 सिचुएशन में इशू हो सकता था। अगर गुड्स डेफिशिएंट पाई गई हैं, रेट ऑफ टैक्स ज्यादा लग गया है, टैक्स ज्यादा लग गया है, अमाउंट ज्यादा लग गया है, इन केसेस में क्या था क्रेडिट नोट इशू किया जा सकता था। लेकिन यहां पे नहीं दे रखा था कि क्रेडिट नोट के लिए रिसिपिएंट आईटीसी कम कर दे तब सप्लायर को आउटपुट टैक्स कम करना है। नंबर 1। नंबर 2, देखिए मैं आपको सेक्शन 34 दिखाना चाहूंगा। 1 मिनट के लिए मेरे पास होना चाहिए 34। 1 मिनट 34। यस, एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको। यस, स्क्रीन शेयर हो रही है ना सर अब नई वाली? जी सर सेक्शन 34, अगर स्क्रीन नई वाली मेरी नहीं शेयर हो रही हो 34 वाली तो प्लीज बता देना। सेक्शन 34 में क्या लिखा था? अभी नहीं हुई सेक्शन 34। सेक्शन 34 नहीं हुई। थैंक यू सर, आपने मुझे बताया। 1 मिनट सर, मैं फिर से एक बार शेयर करना चाहूंगा सर। 1 मिनट, मैं क्या कर रहा हूं, स्क्रीन करूंगा। 1 मिनट, एंटायर स्क्रीन कर देता हूं। हाँ अब एंटायर स्क्रीन अब आ गई सर? यस सर आ गई। यस। हाँ अब ये सब देखिए आई है। सेक्शन जो 34 है वो क्रेडिट आ नोट गया। डेबिट नोट के लिए है। अब जो सेक्शन 34 है उसमें यह बताया गया था कि जो आप अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम करेंगे ना क्रेडिट नोट इशू करने के लिए, तो हम आपको मैनर प्रेस्क्राइब करेंगे कैसे करना है, हम आपको तरीका बताएंगे कैसे कम करनी है आपको अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। लेकिन इन्होंने आज तक कोई भी मैनर नहीं बताया, कोई मैनर नहीं बताया। नंबर 1 मैंने आपको क्या बताया यहां पर, जो मैंने आपको अभी
मैंने आपको कंपैरेटिव सीट में इस पे था, मैंने पहले तो आपको ये बता दिया था। अब नई वाली स्क्रीन नजर आ रही है ना सर, वर्ड फाइल? यस यस ठीक है, यस अब यस अब बढ़िया हो गया। यस मतलब एक तो 34 में ये नहीं लिखा था कि आउटपुट लायबिलिटी का टैक्स तब कम होगा जब रिसिपिएंट कम कर देगा। दूसरा, इन्होंने हमें मैनर ही नहीं बताया था। तीसरा, सर ये लेके आ रहे हैं आईएमएस, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या कर दिया, उसमें ये कर दिया कि जो क्रेडिट नोट है उसको पेंडिंग नहीं रखा जा सकता, या तो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट किया तो सप्लायर का आउटपुट टैक्स कम हो जाएगा, और क्रेडिट नोट को रिजेक्ट कर दिया तो सप्लायर की नेक्स्ट टैक्स पीरियड की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है अभी भी सेक्शन 34 के रिलेशन में। अमेजॉन बा प्लीज कोई क्वेश्चन है सर आपका? नहीं तो प्लीज रिक्वेस्ट म्यूट कर लीजिए। अब क्या कर दिया इन्होंने, सेक्शन 34 में स्पेसिफिकली लिख दिया। सेक्शन 34 में ये करंट में प्रोवाइजो है कि आउटपुट सप्लाई का टैक्स कब कम नहीं किया जा सकता, तब कम नहीं किया जा सकता जब टैक्स एंड इंटरेस्ट का इंसिडेंस पास ऑन कर दिया हो, तब कम नहीं किया जा सकता। अब इन्होंने क्या किया, इस प्रोवाइजो को अलग रूप दे दिया और एक नई कंडीशन ऐड कर दी। क्या कंडीशन ऐड कर दी कि यदि किसी पर्सन को आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का आउटपुट सप्लाई का टैक्स कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, वो कहेगा प्रोवाइडेड दैट नो रिडक्शन ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ सप्लायर शैल बी परमिटेड इफ input tax credit as is attributable to such a credit note if availed has not been reversed by the recipient where such recipient is a registered person। मतलब इन्होंने कंडीशन डाल दी कि यदि रिसिपिएंट ने इनपुट टैक्स क्रेडिट कम नहीं किया तो सप्लायर अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम नहीं कर सकता। यह कंडीशन तब एप्लीकेबल होगी जब सामने वाला रजिस्टर्ड पर्सन हो। क्यों? क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी लेगा, लेने के बाद वो रिवर्स करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए सामने वाला पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो उस केस में तो आईटीसी ले ही नहीं सकता। जब आईटीसी नहीं ले सकता तो उन्होंने कंडीशन डाल दी कि जो टैक्स का बर्डन है पास ऑन ना किया गया हो। अब टैक्स का बर्डन कैसे होता है, मान लेते हैं मैंने इनवाइस रेज किया किसी B2C को, मैंने B2C को इनवाइस रेज किया। अब मैंने तो उसे टैक्स के पैसे ले लिए, जब मैंने टैक्स के पैसे ले लिए तो मैंने बर्डन पास ऑन कर दिया, तो मैं अपनी आउटपुट सप्लाई का टैक्स कम नहीं कर पाऊंगा। हाँ, तब कम कर पाऊंगा जब मैंने उसे टैक्स के पैसे नहीं लिए और गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, तो बर्डन मैंने बॉर्न किया। उस केस में मैं आउटवर्ड सप्लाई का टैक्स कम कर सकता हूं। बहुत सही अमेंडमेंट है, पहले ही आ जाना चाहिए था, क्योंकि पहले नहीं आने से बहुत डिस्प्यूट अराइज हो रहा था। अब क्या होगा, अब कम से कम टैक्स पेयर को यह पता तो लग जाएगा कि अपनी आउटवर्ड सप्लाई का टैक्स वो तभी कम कर पाएगा जब रिसिपिएंट कम करेगा। लेकिन कम कैसे करेगा ये अभी, या आउटपुट सप्लाई में एडजस्टमेंट कैसे होगी, मैनर अभी नहीं बताया गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है एक नया रूल आएगा पक्का इसके रिलेशन में कि एडजस्टमेंट कैसे होगी। नेक्स्ट, सेक्शन 38। सेक्शन 38 ओरिजिनली रिलेटेड था GSTR 2 से, इसके बाद इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था। इसमें दो चीजें बताई गई थी, एक रिलेटेड कर दिया गया है इसको GSTR 2B से, और एक इसमें यह बता दिया गया है कि यदि GSTR 2B में क्रेडिट आ रहा है उसके बावजूद भी रजिस्टर्ड पर्सन को क्रेडिट नहीं मिलेगा। यह अभी पूरी तरह से प्रैक्टिकली इफेक्टिव नहीं है। एक एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूं कि सेक्शन 38 में इन्होंने क्या कंडीशन लगाई। सर, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज BA, शायद BA अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक नया क्लॉज जोड़ा था, उसमें यह लिखा था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट रजिस्टर्ड पर्सन को तभी मिलेगा जब वो सेक्शन 38 के द्वारा रेस्ट्रिक्ट ना हो। अब रेस्ट्रिक्ट का क्या मतलब हो गया, उसमें मतलब हो गया कि यदि कोई नया रजिस्टर्ड पर्सन है, मैंने उससे मटेरियल परचेज किया, तो रूल सेक्शन 38 यह कहता है कि गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी या रूल लेके आएगी जिसमें यह बता देगी कि यदि किसी मैंने नए रजिस्टर्ड पर्सन से मटेरियल परचेज किया तो गवर्नमेंट कह सकती है कि मुझे 6 महीने तक उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं सर, मतलब कि नया जो रजिस्ट्रेशन लेगा कोई पर्सन,
वो XYZ किसी को भी मटेरियल सेल कर दे रजिस्टर्ड पर्सन को, तो हो सकता है गवर्नमेंट ये कह दे कि जो भाई साहब आपने नया नया रजिस्टर्ड पर नया नया आपने क्या लिया है, रजिस्ट्रेशन लिया है, आप पे हमें विश्वास नहीं है, इसलिए आप किसी को भी सेल करोगे ना तो उसको ITC नहीं मिलेगा। तो बड़ी मुश्किल तो होगी, क्योंकि उससे खरीदेगा ही कौन, लेकिन लॉ है तो है। अब इस केस में क्या हुआ सर, सेक्शन 38 में जहां GSTR 2B की बात है, क्योंकि वो इससे गवर्न हो रही है, GSTR 2B ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट है, मैंडेटरी अभी है नहीं, मैचिंग आ गई 1 जनवरी 2022 से उन्होंने क्या लिख दिया कि 2B से ज्यादा आप नहीं लोगे, लोगे तो डिफरेंस आ जाएगा, अभी भी मॉडिफाइड करके कुछ लोग ले लेते हैं। अब 1 अक्टूबर 2024 से इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जो मैंडेटरी नहीं है, अभी ऑप्शनल है। अब वहां पे क्या कंसेप्ट है कि सारे के सारे इनवॉइस IMS में आएंगे, वहां पे एक्सेप्ट रिजेक्ट करना है, और एक्सेप्ट रिजेक्ट करने के बाद खुद से 2B बनानी है। 2B कैसे बनेगी, पहले एक्सेप्ट रिजेक्ट करेंगे, फिर लिखा आएगा जनरेट 2B, तो जनरेट आप खुद करेंगे। अब जब जनरेट आप खुद करेंगे तो यहां तो ऑटो ड्राफ्टेड या ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट का कोई मतलब ही नहीं रह गया। क्यों, क्योंकि पहले मैं 2B जनरेट करूंगा, 2B से वो मेरे 3B में ऑटो पॉपुलेटेड होगा, और फिर मैं 3B फाइल करूंगा। तो यहां पर अब 2B जो पहले आता था 13 तारीख की रात को, 14 तारीख की सुबह, वो ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट होती थी। अब क्योंकि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम को पक्का करना है अप्रैल 2025 से, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, जहां ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट लिखा हुआ था वहां पे केवल स्टेटमेंट कर दिया। क्यों, क्योंकि अब ऑटो जनरेटेड नहीं है, ये तो मैं खुद जनरेट करूंगा। ऑटो जनरेटेड मतलब अपने आप से करना, पोर्टल करता था, लेकिन अब ऑटो जनरेटेड नहीं है, तो इसलिए स्टेटमेंट कर दिया। तो लॉ में जहां जहां ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट लिखा हुआ है 2B के रेफरेंस में, वहां वहां इनको स्टेटमेंट लिखना है, और जो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम है उसको लीगल बैकिंग देनी है, इसलिए इन्होंने सेक्शन 38 में अमेंडमेंट किया। नेक्स्ट, जहां जहां भी जरूरत थी वहां वहां इन्होंने कर दिया। सेक्शन 39, सेक्शन 39 रिलेटेड है GSTR 3B से, और भी रिटर्न्स है लेकिन हम फिलहाल 3B की बात करेंगे। देखिए 3B फाइल करने से पहले प्रेजेंट में 2B ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट है, उसी से जो ITC है वो 3B में आ जाता है और मैचिंग हो जाती है। अब क्योंकि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के बाद में 2B तो मुझे खुद ही जनरेट करना है, और क्या कंडीशन लगाने वाले हैं कि जब तक 2B जनरेट नहीं होगी तब तक आप 3B फाइल नहीं कर सकते। अब लॉ में प्रेजेंट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो ये कहता हो कि पहले 2B जनरेट करिए फिर 3B फाइल करिए। उसको लीगल बैकिंग देने के लिए सेक्शन 39 में अमेंडमेंट करना जरूरी था, इसलिए इन्होंने क्या किया, सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 के अंदर अमेंडमेंट कर दिया कि रिटर्न जो GSTR 3B फाइल होनी है विद इन सच टाइम सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन, यानी GSTR 3B रिटर्न उस समय में उन कंडीशन के अधीन होगी जो कि प्रेस्क्राइब कर दी जाए। कंडीशन कौन सी होगी, आप पहले 2B जनरेट करिए फिर 3B फाइल होगी, यह कंडीशन आने वाली है। नेक्स्ट, सेक्शन 107 फाइनेंस, जो ये बिल है 2025, इसका क्लॉज 124 है, सेक्शन 127 सॉरी सेक्शन 107। सेक्शन 107 फर्स्ट अपील अथॉरिटी के रिलेशन में है। सेक्शन 107 सबसेक्शन 6 बात करता है जब APL 01 फाइल करना है तो प्री डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट है, प्री डिपॉजिट करना पड़ता है। प्री डिपॉजिट के लिए सेक्शन 6 दिया हुआ है। सेक्शन 6 क्या कहता है, सेक्शन 6 मतलब 107 सबसेक्शन 6। एक बार मैं कोशिश करता हूं आपको दिखाने का, उसको अगर मेरे सामने आ जाता है ताकि आप डायरेक्टली उससे लिंक कर पाए। ये सर 107 और मैंने सबसेक्शन 6 निकाल दिया आपके सामने। फिलहाल ये कहता क्या है, ये कहता है नो अपील शैल बी फाइल्ड अंडर सबसेक्शन 1 अनलेस द अपीलेंट हैज पेड, मतलब कि अपीलेंट जब तक पे नहीं कर देगा ना अपील फाइल नहीं कर सकता। क्या पे करना है, जो उसने एडमिट कर लिया उसको तो पूरा पे करना है, और जो रिमेनिंग अमाउंट डिस्प्यूट है, टैक्स का कितना,
10%, जितना टैक्स है उसका 10% डिपॉजिट करना। ये प्री डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट है। अगर 129 सबसेक्शन 3 का केस हो, कहने का मतलब ये मोबाइल स्क्वाड ऑफिसर ने पेनल्टी लगा दी ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, ड्यूरिंग द ट्रांजिट, यदि कोई कमी बेसी पाई गई 129 में पेनल्टी लगा दी, तो क्या कंडीशन थी? अपील में जाया जा सकता है, लेकिन पेनल्टी अमाउंट का 25% डिपॉजिट करना है। अब यहां पर ये देखिए, अगर मान लीजिए कोई ऐसा ऑर्डर होता है, सेक्शन 125 का ऑर्डर हुआ, मान लीजिए एडजुकेटिंग अथॉरिटी ने कर दिया कि भाई आपने रिटर्न लेट फाइल करी है, आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया और 50,000 की पेनल्टी लगा दी। अब उस 50,000 की पेनल्टी के लिए कोई प्री डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर तो लिखा है इसने, जो आपने एडमिट कर लिया वो तो पूरा पे करना है, और जो डिस्प्यूटेड है तो डिस्प्यूटेड टैक्स का 10% कहता है, और पेनल्टी के लिए बात करता है केवल 129(3) की, और 129(3) में तो केवल मोबाइल स्क्वाड ऑफिसर जो पेनल्टी लगाता है वो है। 125 की पेनल्टी हो सकती है, 122 की पेनल्टी हो सकती है, वो पेनल्टी हो सकती है, यानी कितनी भी लग जाए, प्री डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इसमें अमेंडमेंट करने का प्रपोजल दिया। क्या प्रपोजल किया कि भाई जो प्रोवाइजो है, जो मैंने भी आपको दिखाया था कि 129(3) का यदि केस बनता है, पेनल्टी लगाई जाती है, तो केवल पेनल्टी का 25% पे करिए, अपील कर दीजिए। अब इन्होंने क्या कहा, हम चेंज करने जा रहे हैं। यहां से इन्होंने इस प्रोवाइजो को अमेंड किया और प्रोवाइजो में कहा कि आप 129(3) को भूल जाइए। क्या बताया, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं इसको, इसका जो वो है साइज, लिख दिया प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एनी ऑर्डर डिमांडिंग, सर एनी ऑर्डर कर दिया, एनी ऑर्डर डिमांडिंग पेनल्टी, 129(3) का नहीं, कोई भी ऑर्डर हो पेनल्टी का, विदाउट इन्वॉल्विंग डिमांड ऑफ एनी टैक्स, टैक्स की डिमांड ही नहीं है, केवल पेनल्टी है, तो कह दिया अपील फाइल नहीं हो सकती जब तक कि पेनल्टी का 10% डिपॉजिट ना कर दे अपीलेंट। तो कहने का मतलब यह हो गया, जहां पहले 122 या 125, दो ही सेक्शन ले रहा हूं मैं, केवल पेनल्टी का केस बनता था, ऑर्डर हो गया, अपील अथॉरिटी के पास जाना है, तो कोई प्री डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन अब मिनिमम 10% डिपॉजिट करना पड़ेगा, ये तो नुकसान है। लेकिन 129(3) में जहां 25% था, वहां केवल 10% हो गया, वहां फायदा। नेक्स्ट 112, 112 जो हमारा सेक्शन है सीजीएसटी एक्ट में, वो अपीलेट ट्रिब्यूनल के रेफरेंस में है। अपीलेट ट्रिब्यूनल में पेनल्टी ऑर्डर के रिलेशन में कोई प्री डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की पेनल्टी जेन्युइनली बनती है और वो डिस्प्यूट में जाना चाहे तो चला जाए। क्यों जाना चाहेगा? टाइम परचेज कर लेगा ना। पहले वो क्या हुआ, अपील अथॉरिटी के पास गया, कोई प्री डिपॉजिट नहीं कराया, अपील अथॉरिटी ने उसके अगेंस्ट में ऑर्डर कर दिया। उसके बाद वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में चला गया, अपीलेट ट्रिब्यूनल ने उसके अगेंस्ट में ऑर्डर कर दिया। उसको तो पता था मुझे डिपॉजिट करानी है, वो सीरियस था ही नहीं कभी, उसको तो टाइम परचेज करना था। अपील अथॉरिटी ने 2 साल लगा दिए, अपीलेट ट्रिब्यूनल ने 3 साल लगा दिए, टोटल कुल मिला के 5 साल। अब क्या था, पेनल्टी पे कोई इंटरेस्ट तो लगेगा नहीं। पेनल्टी 5 साल पहले भी 2 लाख रुपए की थी, आज भी 2 लाख रुपए की है, तो 5 साल उसने पैसे यूज किए और 5 साल के बाद 2 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिया। अब क्योंकि जो सीरियस पर्सन है वो ही जाएंगे ना, इसलिए इन्होंने क्या किया, प्री डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट सेकंड अपील पर भी डाल दी और लिख दिया प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एनी ऑर्डर डिमांडिंग पेनल्टी विदाउट इन्वॉल्विंग डिमांड ऑफ एनी टैक्स, नो अपील शैल बी फाइल्ड अगेंस्ट सच ऑर्डर अनलेस ए सम इक्वल टू 10%। 10% यहां भी जमा कराना है, और ये 10% उसके अलावा है जो 107 में डिपॉजिट किया था। तो थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा भाई, जो सीरियस हैं उन्हीं पर्सन को अपील में जाना चाहिए, नहीं तो क्योंकि पैसा तो ब्लॉक होगा। लेकिन 10% है, ज्यादा होना चाहिए था, कोई बात नहीं। सेक्शन 122B, अभी मैं इस पर बाद में आऊंगा, क्योंकि 148A पहले बताऊंगा, ये भी उसी के रिलेशन में है। अब आ गया मैं जो मेन बताने, जो एक और मेरा अभी ये है 148A। देखिए, कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिनमें टैक्स इवेजन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तंबाकू है, गुटखा है, पान मसाला है, ये वाली ऐसी आइटम है
जहां पर टैक्स इवेजन की बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है, टैक्स इवेजन को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है, लेकिन टैक्स नहीं रोक पा रहा है, टैक्स इवेजन नहीं रोक पा रहा है, टैक्स कलेक्ट हो। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जो सेस है उसको तो फर्स्ट पॉइंट पे ही पूरा का पूरा एमआरपी पे रिकवर करने का प्रोविजन पहले ही गवर्नमेंट ले आई। उसके बावजूद भी जीएसटी तो है, नंबर 2 में मटेरियल सेल होता है, प्रोडक्शन हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो जीएसटी काउंसिल में विचार विमर्श चल ही रहा है। तो विचार विमर्श के बाद में जीएसटी काउंसिल ने एक रिकमेंडेशन दिया था कि एक नया सेक्शन लेके आया जाए। नहीं, पहले रिकमेंडेशन दिया कि एक कुछ ऐसी स्कीम तैयार की जाए कि इनका ट्रैकिंग और ट्रेसिंग हो सके इनकी। अब ट्रैकिंग और ट्रेसिंग के लिए क्या किया जाए, लीगल बैकिंग तो होनी चाहिए। एक बात यह भी डिस्कशन में आई, सामने आई कि भाई इनके लिए कंपोजिशन स्कीम ले आए। पूरे वर्ल्ड में इस आइटम को लेकर जो टैक्स इवेजन हो रहा है उसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय अपनाए गए हैं, तो पूरे वर्ल्ड में जो स्टडी हुई है उसके हिसाब से सिर्फ ट्रैक करके ट्रेस करके ही इस आइटम पे जो टैक्स है उसकी चोरी को रोका जा सकता है। मतलब अगर आपने फर्स्ट पॉइंट पे टैक्स लगा दिया तो भी प्रॉब्लम है, अगर आपने क्या किया ज्यादा टैक्स लगा दिया तो भी प्रॉब्लम है। तो क्या जीएसटी काउंसिल में फाइनल हुआ कि भाई एक काम करते हैं, स्कीम लेके आते हैं और स्कीम के थ्रू हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। स्कीम के बारे में भी थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा आपको, लेकिन उसके लिए लीगल बैकिंग की जरूरत थी। क्या है, पहले तो सेक्शन बता देता हूं। सेक्शन ये है 148A, नया सेक्शन जो प्रपोजल है। गवर्नमेंट क्या करेगी, नोटिफाई करेगी, गुड्स को नोटिफाई करेगी और उन पर्सन को नोटिफाई करेगी जो उन गुड्स में डील करते हैं। अब क्या नोटिफिकेशन लेके आएगी, नोटिफिकेशन लेके आएगी कि भाई जो ये गुड्स है ना, ये गुड्स कहां से ओरिजिनेट हुई और इनका डेस्टिनेशन कहां है, ये गुड्स कहां स्टोर हो रही हैं, इन गुड्स का मूवमेंट कैसे हो रहा है, इन गुड्स में जो इंफॉर्मेशन कंटेंट है या उन गुड्स के जो पैकेट है उनके अंदर क्या इंफॉर्मेशन है, इसके लिए वो एक ट्रैकिंग सिस्टम ला रही है। मतलब कि गुड्स का जो ओरिजिनेट हो रहा है उसको तभी पता लग जाए। जैसे मैं तो अभी मजाक के लिए कह रहा हूं, जब स्टार्टिंग में 2000 का नोट आया था तो उसमें कुछ कुछ ऐसी चर्चा चली थी कि भाई इसके अंदर तो चिप लगी हुई है, जहां आप इसे स्टोर करोगे पता लग जाएगा। लेकिन मेरे विचार से वास्तव में ऐसा था नहीं। लेकिन ट्रेस एंड ट्रैक स्कीम कुछ कुछ ऐसी है, पान मसाले का एक पाउच, तंबाकू का एक पाउच जहां पड़ा हुआ है ना, बिल्कुल पता रहेगा इस स्कीम के तहत कि वो कहां पड़ा हुआ है, कौन सी गाड़ी से चल रहा है, कहां से कहां गया। ऐसी स्कीम गवर्नमेंट लेके आने वाली है। गवर्नमेंट क्या स्कीम प्रपोज कर रही है इस सेक्शन के थ्रू, कि इन गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में जो मशीन लगी हुई है, लग सकती है, उनका जो प्रोडक्शन हो रहा है, हर मशीन की ट्रैकिंग हमारे पास में हो। वो मशीन कहां जा रही है, वो कौन से बैच का प्रोडक्शन कर सकती है, कितना प्रोडक्शन कर सकती है, कितने साइज का प्रोडक्शन कर सकती है। यानी कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है इस चीज से टैक्स इवेजन को रोकने की। इसके लिए उन्होंने क्या किया, गुड्स को भी स्पेसिफाई करेंगे, पर्सन को भी स्पेसिफाई करेंगे, गुड्स के बारे में पूरी ट्रैकिंग रखेंगे, पर्सन के बारे में ट्रैकिंग रखेंगे, और जो सिस्टम बनेगा उसके लिए टैक्स पेयर से पैसा लिया जाएगा कि आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है, इस वेबसाइट पे आपको लिंक भेजा जाएगा, इस वेबसाइट पे आपको रजिस्टर होना है और आपको ये एडिशनल रिटर्न फाइल करनी है। ये सेक्शन 148A है। अब क्वेश्चन आया, प्लीज प्लीज म्यूट कर लीजिए। अब क्वेश्चन आया कि यदि किसी व्यक्ति ने 148A का नॉन कंप्लायंस किया तो क्या होगा। इसके लिए ये एक नया सेक्शन ला रहे हैं, लाने का प्रपोजल है, सेक्शन 122B। इसमें क्या कह दिया कि पूरे एक्ट में कुछ भी लिखा हो, यदि किसी पर्सन ने इस प्रोविजन का जो मैंने अभी आपको बताया, कंप्लायंस किया, नॉन कंप्लायंस कंप्लायंस नहीं किया या नॉन कंप्लायंस किया, तो 1 लाख रुपए या टैक्स का 10% सीजीएसटी एक्ट में पेनल्टी लगेगी। 2 लाख रुपए हो जाएगा सी और एस को मिलाकर, नॉन कंप्लायंस किया। अब देखिए यहां पर एक वर्डिंग यूज की गई है, इस सेक्शन में 148A में एक वर्डिंग यूज की गई है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग। यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग एक वर्डिंग यूज की गई है। अब ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग क्या होगी,
ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग वो होती है कि एक बार जो आइटम ट्रैक में आ गया, चाहे किसी सिंबल के थ्रू आए, मार्क के थ्रू आए, कोई रिटर्न कुछ भी लिखा हो, एक बार जो आ गया ना ट्रैक में, वो हमेशा रहने वाला है। अब यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो मार्किंग है, ऊपर मैंने छोड़ा था इसको, एक बार इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या डेफिनेशन दे रखी है। यहां पर ये है जी डेफिनेशन जो इन्होंने प्रपोजल है इनका नया इंसर्ट करने का। इसमें क्या लिखते हैं? यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग मीन्स द यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग रेफर्ड टू क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ 148A, यानी जो मैंने बताया था कि जब 148A में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, उसी के रेफरेंस में है। और इसमें क्या है? कोई डिजिटल स्टाम्प है, डिजिटल मार्क है, एनी अदर सिमिलर मार्किंग विच इज यूनिक, सिक्योर एंड नॉन रिव्यूएबल। मतलब एक बार स्टाम्प लग गई ना तो लग गई, हट नहीं सकती, ट्रैकिंग इसी से होगी। यह है आपकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग। अब इसमें एंड में चल रहा हूं सर, मैं देखता हूं एक और लास्ट में एक और छोटा सा होगा। हाँ, दो और है छोटे छोटे से। शेड्यूल 3, आपको पता है सेक्शन 7 के साथ हमारे 3 शेड्यूल है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। जो शेड्यूल 3 है वो क्या बताता है? उन एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन्स को बताता है जो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विस है। अब क्या हुआ, अगर देखिए आउट ऑफ इंडिया गुड्स इंपोर्ट हुआ और बॉन्डेड वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, कस्टम वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, इंडिया का एक पर्सन सेल कर देता है उसको बिल ऑफ एंट्री फाइल करने से पहले दूसरे पर्सन को, तो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विस है। अब यही चीज SCZ में भी तो हो सकती है, ये इनको अब समझ में आया। तो इन्होंने क्या किया, इसको भी शेड्यूल 3 में डाल दिया कि यदि कोई गुड्स SCZ में वेयर हाउस्ड है या फ्री ट्रेड जोन के अंदर, फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन में वेयर हाउस्ड है और वो एक पर्सन सेल करता है, दूसरा पर्सन परचेज कर लेता है, DTA में रिमूवल के बिना या एक्सपोर्ट किए बिना, एक्सपोर्ट मतलब आउट ऑफ इंडिया जाए बिना, तो वो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विस है। शेड्यूल 3 का आइटम बता दिया, लेकिन बताया कब? 1 जनवरी सॉरी 1 फरवरी 2025 को। कितना टाइम निकल गया जी? 7.5 साल निकल गया, और भी ज्यादा टाइम हो गया। अब क्या किया? अब टैक्स तो ले लिया, अब बिना अथॉरिटी के तो टैक्स ले नहीं सकते। इसके लिए इन्होंने क्या किया, फाइनेंस बिल 2025 में एक नया क्लॉज इंसर्ट किया 129, और इसमें क्या लिख दिया कि भाई अगर कोई टैक्स कलेक्ट कर लिया है ना तो रिफंड नहीं किया जाएगा उसको, जो नहीं किया जाना चाहिए था कर लिया। ऐसा ही एक प्रपोजल लास्ट फाइनेंस बिल में भी दिया था जो एक्ट बन गया, और जो लास्ट 2024 का फाइनेंस एक्ट था सेम क्लॉज उसमें था, सेम क्लॉज इसमें है। ये कभी भी ध्यान रखना GST एक्ट का पार्ट नहीं है, ये फाइनेंस एक्ट का ही पार्ट बने रहेंगे हमेशा, जैसे 1994 से सर्विस टैक्स फाइनेंस एक्ट का ही पार्ट बना रहा था। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज 2-3 और इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें हैं वो वैसे ही मैं डिस्कस करना चाह रहा था। कोई भी किसी का कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि बजट के रिलेशन में चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ISD क्रॉस चार्ज जो कि मैंडेटरी होने जा रहा है 1 अप्रैल 2025 से, उसके बारे में बता सकता। प्लीज कोई भी क्वेश्चन हो किसी का, है किसी का कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन किसी का है इस भाई का तो हैंड रेज कर दे, मैं खुद ही कॉल कर लूंगा। एक साथ क्वेश्चन उठेंगे तो जरा दिक्कत होगी, जो आप आपस में क्रॉस हो जाएंगे। जी सर, मुझे लग रहा है आपकी स्क्रीन ना शेयर हो रही है सर। शेयर हो रही है? हाँ, आप प्लीज इसको स्टॉप अगर कर देंगे तो बेहतर रहेगा सर, क्योंकि ना आपकी स्क्रीन नजर आ रही है। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? आप ही की नजर आ रही है सर यहाँ पे तो ना। अब हो रही है? नहीं सर, ये तो आप ही की है और किसी की नहीं है। अब बंद हो गई? हाँ, अब बंद हो गई सर, यस। हाँ, एक्चुअली इसके नए नए वो है ना जरा एडमिट। जी सर, हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा हाँ सर, बिल्कुल। हाँ, तो मैं चाहूंगा किसी के साथ न कोई, यस युगांश जी, युगांश जी। हाँ जी, आप आपको अनम्यूट कर लीजिए सर, आप म्यूट है सर, जी युगांश। ओके हाँ जी, पहले ओके परिचय दीजिए, कहाँ से हैं आप ये बात बताइए, उसके बाद क्वेश्चन करिए। सर युगांश मेरे बच्चे का नाम है सर, उसका आईडी अच्छा, से अटैच हुआ है सर। आपका मेरा नाम नाम क्या है? शिवप्रकाश। जी मेरा नाम शिवप्रकाश चौरसिया एडवोकेट। सर मैं सुल्तानपुर यूपी। जी एक्चुअली सर मैं एक इसमें विदाउट बजट से रिलेट, विदाउट मतलब बजट के बाहर से क्वेश्चन, मतलब एक मेरी क्वेरी है सर।
मैं जानना ये चाहता हूँ जो GSTR 1 पे लेट फीस का लगाया जा रहा है विभाग द्वारा 73 में, क्या सर इसके अगेंस्ट या मुझे रिलीफ मिल सकती है कि नहीं? अभी कोई रिलीफ नहीं है सर। नहीं सर, राजीव भाई मैं एक बात कहना चाहूंगा, इसमें रिलीफ मिल सकती है। मैं इसमें केस लड़ रहा हूँ, केस लगाया हुआ है, काफी लंबा लगा, जी लेकिन इसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए जी सर, जी ने देखिए बता दिया, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब मैंने आज ही जहां अपील चाहा फाइल करी वहां है, रहा। अपील आज ही बिल्कुल, फाइल करी है मैंने। बहुत बढ़िया। तो अच्छा अच्छा आपको रिलीफ मिल गया क्या ओके सर? सर। मिल जाएगा, अच्छा, मिल जाएगा सर, का उम्मीद है मिल जाएगा। तो सर आप भी सर को फॉलो बिल्कुल करिए। मिलेगा। जी, जी जी ओके ओके सर क्योंकि ओके। लॉ में स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलीफ नहीं है। जी ओ जी नहीं जी सर, सर। 47 लिखा हुआ, GST 37 और 39 और लिखा हुआ, ना कि एंड। जी। हाँ, और कोई साथी को प्रश्न करना चाहते हैं? हमारे बीच में लक्ष्मी अमरकांत गुप्ता जी हैं मुजफ्फरनगर से, काफी अच्छे वक्ता हैं और अधिवक्ता भी हैं। मैं चाहूंगा अपना विचार रखने के लिए। अमरकांत गुप्ता जी, अमरकांत गुप्ता जी मेरी बात आवाज सुन रहे हैं? सर आप म्यूट है अभी ना, आप प्लीज अनम्यूट कर अमरकांत जी लीजिए। माइक खोल लीजिए अपना। अभी नहीं हुआ सर, अभी नहीं हुआ। हाँ जी, अब हुआ। हेलो। जी जी सर। हाँ, बताइए। सभी को नमस्कार। नमस्कार। खंडेलवाल साहब ने बहुत अच्छी तरह से बजट को समझाया है, और फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स आएंगी तभी कुछ हम पूछ पाएंगे। अदरवाइज मैं थैंक्स कहूंगा मिस्टर खंडेलवाल जी को कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसको नए बजट को एक्सप्लेन करा है। थैंक यू। धन्यवाद। और कुछ साथी अपना विचार रखना चाहते हैं? फिर मैं अपने अपने वरिष्ठ साथी संतोष गुप्ता जी को आमंत्रित करूंगा, जो कंक्लूड करेंगे इस टॉपिक को। सर एक छोटी सी क्वेरी थी, आउट ऑफ द बजट है वो। जी अमित एक, जी, पूरा बताइए कहाँ से हैं? मैं सर अमृतसर से, पंजाब। अमृतसर से हैं। जी सर एक 2021 का ASMT 10 इशू हुआ 2022 में, जी। उसका हमने कोई रिप्लाई नहीं दिया, ना हम्म। उसका कोई और ऑर्डर आया। उसके बाद ना DRC-01 आया, ना DRC-07, तो खैर आना भी नहीं था फिर। तो अब क्या डिपार्टमेंट कुछ उस पे एक्शन ले सकता है या DRC-01 इशू कर सकता है? अब ये सर 2021 का केस है, वैसे तो 2021, DRC-01 का। 2021 का केस है ना सर, आपको पहले ये देखना पड़ेगा क्या टाइम लिमिट बची हुई है उसकी अभी 2021 की 2021 की आई थिंक प्रपोज टाइम नोटिस लिमिट इशू करने की। नहीं, नहीं है क्यों सर। नहीं बची हुई सर? अब मुझे ये तो पता नहीं ना कि आपका 73 का केस है 74 का केस है। हाँ, है तो 73, अब वो 74 बनाए तो वो बस अलग सर फिर, बात है। तो सर कुछ भी पॉसिबल है जीएसटी में ना। जी राइट सर। जी। मैं बुलाना चाहूंगा अपने ट्रेजरर, अपने जो संस्था के ट्रेजरर हैं संदीप बंसल जी को। एडवोकेट संदीप बंसल जी फिरोजाबाद से हैं। तो माइक उनका मैं आमंत्रित करता हूं। अपने को चेयरमैन, हमारी संस्था के को चेयरमैन है संतोष गुप्ता जी, बहुत वरिष्ठ साथी हैं हमारे, मेरे प्रेरणा स्रोत भी हैं। संतोष गुप्ता जी, प्लीज कंक्लूड द आज वेबिनार का जो है उसको कंक्लूड करने का कष्ट करें। धन्यवाद पराग सिंघल जी। जी हमारे नेशनल फोरम के चेयरमैन अजनी श्रीवास्तव जी और विद्वान वक्ता खंडेलवाल जी, और इस जूम वेबिनार में उपस्थित सभी साथियों का मेरा बहुत बहुत नमस्कार। थोड़ा किसी कारणों मैं थोड़ी देर से जुड़ पाया आप लोगों से, लेकिन जितनी देर भी जुड़ा तो मैंने देखा कि कितने अच्छे तरीके से राजेश भाई ने बजट के ऊपर अपनी परिचर्चा की, और अपने जो डेलिब्रेशन में इतने अच्छे शब्दों में, सरल शब्दों में सब कुछ आपको समझा दिया। उसको रिपीट करने के बाद, अब रिपीट करने की कोई बात ऐसी नहीं आती है। दूसरा ये भी है कि देखिए, क्वेरी सेशन में भी जब बुलाया गया तो किसी की क्वेरी है ही नहीं, इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने समझा दिया है कि कोई क्वेरी नहीं है। अब देखिए, खाली हम लोग बात छोटी सी करें तो इस बजट में वित्त मंत्री ने पिछले बजट में ये आश्वासन दिया था और ये कहा था कि जो भी रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हैं वो अच्छे नहीं होते और नहीं किए जाएंगे हमारी सरकार द्वारा। लेकिन हमने इस बार देखा कि बजट में एक रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है
1 जुलाई 2017 से, और वो अमेंडमेंट है सेक्शन 17 सब क्लास 5 और क्लास स्मॉल डी। इसका असर ये है कि आप सब लोगों को ध्यान होगा कि सफारी रिट्रीट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो रियल एस्टेट बिल्डर के केस थे, तो प्लांट और मशीनरी की डेफिनेशन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़े बारीकियों के साथ ऑब्जर्व किया और ये कहा कि जो भी कमर्शियल प्रॉपर्टी हैं और कमर्शियल रेंट उनसे आ रहा है, तो वो प्लांट की डेफिनेशन में होगा, जिसमें तमाम सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और तमाम जितने भी लोग किराए पे प्रॉपर्टी उठाए थे उनको आईटीसी मिलेगी। ये हजम नहीं हुआ सरकार को, और उन्होंने इस बात को खत्म करने के लिए प्लांट और मशीनरी की डेफिनेशन में प्लांट और मशीनरी सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है, जिसका कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट ये हुआ कि जो लोगों को मिल सकती थी वो लोगों को अभी नहीं मिल पा रही है। तो अमेंडमेंट है, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप इस तरीके से किसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को और जो प्रीवियस प्रोविजंस था उससे कोई जो बेनिफिट थे एसएससी को, उसको आप विड्रा करते हैं। दूसरी बात एक और हम ये कहना चाहेंगे कि इस बजट में जीएसटी की बात यदि करें तो ये बड़ा पैनिक अमेंडमेंट है। वो शायद मैं लेट था, हो सकता है खंडेलवाल साहब ने उसका जिक्र किया हो। वो सेक्शन 107 सब क्लास 6 और ट्राइब्यूनल से रिलेटेड सेक्शन 112 सब क्लास 8। ये है क्या दरअसल? इसमें जो पैनिकनेस है वो पैनिकनेस ये है कि अभी तक जो हमको अपील के लिए प्री डिपॉजिट करना पड़ता था 10% का, 73-74 का यदि ऑर्डर है उसमें टैक्स भी लगा है, ब्याज भी लगा है, पेनल्टी भी लगा है, तो हमको केवल 10% ऑफ टैक्स का जमा करना पड़ता था और बाकी हमारा ऑटोमेटिक स्टे हो जाता था। 129(3) में ये अमेंडमेंट आया कि उसके माल में हमको जो है 20% जमा करना पड़ेगा। अब सरकार, अब एक दूसरा ऑर्डर बचा इन दोनों के अलावा जो जीएसटी विभाग के अधिकारी पारिश कर रहे हैं 122 वगैरह में, जिसमें या 130 जिसमें सिर्फ पेनल्टी लगाई गई। तो वो ऑर्डर जिसमें केवल पेनल्टी लगाई गई है, चूंकि पेनल्टी का कोई भी प्री डिपॉजिट नहीं हो रहा था तो ये इनको बहुत खल रहा था, तो आज उन्होंने ये प्रोविजन कर दिया कि उस पेनल्टी की अमाउंट का भी 10% प्री डिपॉजिट आप जब कर देंगे तभी आप अपील फाइल कर पाएंगे। ये बहुत पैनिक अपने आप में। दूसरी बात यह है कि ये सेक्शन ही अपने आप में पैनिक है। इसके पहले एक्साइज और सर्विस टैक्स में तो उन्होंने कुछ स्टे के लिए मैंडेटरी किया था कि, लेकिन ये प्री डिपॉजिट किसी भी अपीलांट को उसके अपील के न्याय करण से वंचित करता है। मान लीजिए हमारे ऊपर अनाप शनाप टैक्स लगा दिए गए, पैसा मेरे पास नहीं है डिपॉजिट करने के लिए, तो हम अपील ही फाइल नहीं कर पाएंगे, हमें अपील में कोई न्याय नहीं देगा, अपील हमारी मेंटेनेबल नहीं होगी, चाहे वो फर्स्ट अपील हो और चाहे वो ट्रिब्यूनल की अपील हो, कोई मेंटेनेबल नहीं होगी। ये कहां तक जस्टिफाइड है भाई? आप अपील की कोर्ट फीस ले लीजिए हमसे, और स्टे की बात है तो स्टे के लिए हम और डिपार्टमेंट निपटते रहेंगे कि स्टे भैया हमारा कैसे होगा, कब होगा, क्या कंडीशंस होंगी, वो चीजें सेपरेट है, हम एप्लीकेशन मूव करेंगे। जैसे पहले वेवर के प्रोविजन थे 1/3 डिपॉजिट करो ट्रिब्यूनल अपील के लिए वैट में, उसके वेवर के प्रोविजन थे, ये नेचुरल प्रोविजन थे। स्टे की एप्लीकेशन के थे कि 1/3 जमा करना पड़ेगा, उसके भी वेवर के प्रोविजन गवर्नमेंट ने कर दिए थे कि किन्हीं परिस्थितियों में यदि कंडीशन को वेव किया जाना है तो वो वेव किया जा सकता है ट्रिब्यूनल में। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि हमको गवर्नमेंट को एक रिप्रेजेंटेशन जरूर करना पड़ेगा, कि उनको याद दिलाना पड़ेगा, पराग जी इस काम को करेंगे कि आप रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट क्यों कर रहे हैं, आप अपनी ही बात से पलट रहे हैं। आप कह रहे थे हम नहीं करेंगे, और बिल्डर्स के केस में, कमर्शियल रेंट के मामले में सफारी स्ट्रीट के जजमेंट को आपने रिवर्स बैक कर दिया। दूसरा, अपील की इस पैनिकनेस को खत्म करिए क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है। तीसरा, एक लीग से हटकर 128 कैपिटल ए की जो स्कीम आई है उसमें गवर्नमेंट ने बहुत दिनों बाद SPL 01, SPL 02 फॉर्म पोर्टल पर लॉन्च कर दिया कि अब आप उसको भर सकते हैं। उसके भरने में बहुत टेक्निकल ग्लिचेस आ रही हैं। एक तो 10% हम जो प्री डिपॉजिट कर चुके हैं वो उठा नहीं रहा क्योंकि वो अपील से गया, लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई हमारी। अब 90% का हम जमा कर रहे हैं तो 10% की डेफिसिट हुई जा रही,
अब उसकी नोटिस आए, हम उसको समझाएं कि 10% पहले चला गया, 90% ये चला गया डेफिसिट है। तो ये ऐसा प्रोविजो उसमें करें कि वो 10% जो अपील में चला गया है उसकी लाइबिलिटी को इसमें से एसपीएस 02 में ऑटो पॉपुलेट हो जाए, जो हमारा जमा हो गया। अब तो क्रेडिट लेजर से निकल गया हमारे, तो एक ये कर दिया जाए। और दूसरा, जो हम फॉर्म भरकर अपलोड कर रहे हैं वो फॉर्म गलत डाटा ले रहा है, अभी टेक्निकल ग्लिचेस आ रही हैं, इसलिए गवर्नमेंट को प्रॉपर टाइम हमको रिप्रेजेंट कर दें, क्योंकि जिनमें हमें स्कीम में जाना है, जिसमें हम उचित समझते हैं कि हम टैक्स जमा कर देंगे, ब्याज पेनल्टी माफ हुई तो हम प्रॉपरली कर सकें। तो इतना काम अपने एसोसिएशन के होना है। और इसके बाद मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं अपने स्पीकर राजेश खंडेलवाल जी का, कि जिस बढ़िया तरीके से उन्होंने आज हम लोगों का ज्ञानवर्धन किया है। आगे भविष्य में भी हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारा इसी तरीके से समय समय पर ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। आप सबका इस वेबिनार में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं माइक अब अपने जनरल सेक्रेटरी पराग सिंघल जी को हैंडओवर करता हूं। कृपया वेबिनार की बात को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर। आपने जब जो 148 में जो एसपीएल 2 का जिक्र किया है, मुझे कल ही अलीगढ़ से बात हुई है, तो वहाँ पे एसपीएल जो फाइल किए गए हैं, लेकिन पोर्टल के असेसिंग ऑफिसर पोर्टल पे वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। वो हाँ, विजिबल भी नहीं हो रहे हैं। ठीक कह रहे विजिबल हैं नहीं आप। हो रहा। अलीगढ़ में परसों एडिशनल कमिश्नर अनुपम गोयल ने बुलाया एक वकील साहब को, बोले भाई आपने दाखिल नहीं कर रहे, मैं तुरंत पैसे जमा कराइए। बोले मैडम मैं AR नंबर ये रहा, दाखिल कर चुका हूँ। तो बोले तो मेरे दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो उनके पोर्टल दिखाई नहीं पड़ रहा, तो इसमें हमारी गलती क्या है? हाँ, ये केसेस हैं। एक हम लोगों ने भी रोक रखा है जी। कि वो हमें तो विजिबल हो रहा है और डिपार्टमेंट को विजिबल नहीं हो रहा। AR नंबर और जनरेट एक हो गया। केस में तो उसने डाटा ही अपने आप उठा लिया, पता नहीं कहाँ का। हमने फीड कुछ और किया, वो दिख रहा हमें, लेकिन वो डाटा ही कोई दूसरा उठाए हुए। तो बहुत ये बड़ी दिक्कतें आ रही हैं टेक्निकल इसमें। ग्लिचेस हैं, इसको भी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। मैं बुलाऊंगा सब अपने ट्रेजरर हैं, नेशनल ट्रेजरर हमारे संदीप बंसल जी को, बीच में वो थोड़ा मिस हो गए थे। उसके बाद बोर्ड ऑफ साइंस के लिए बुलाऊंगा यसर इरफान जी को। नमस्कार सभी लोगों को। बहुत बहुत आप सभी लोगों का इस वेबिनार में, ज्ञानवर्धक वेबिनार में अपना समय देने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद राजेश कुमार खंडेलवाल जी का, जिन्होंने अपना पूरा ज्ञानवर्धक जो एक समय हम लोगों को दिया। और निश्चित ही इन सब चीजों से, इस तरीके के वेबिनार से हमें बहुत ज्यादा, हमारे सभी सदस्यों को फायदा मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो अमेंडमेंट इस समय में, जिस तरीके से मैं राजेश खंडेलवाल जी को सुन रहा था, संतोष कुमार गुप्ता जी को सुन रहा था, कहीं ना कहीं अब गवर्नमेंट की नीयत पूरी तरह से अब तर्कसंगत नहीं बची है। एक तरफ से लेना तो वो चाहती है, लेकिन देने के लिए उसने अपने हाथों को संकुचित कर दिया है। और लगातार वो इसी तरीके से प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके से अपने टैक्स कलेक्शन को बढ़ाया जा सके, चाहे वो पेनल्टी पे टैक्स को लेकर है या प्री डिपॉजिट को लेकर है। और अगर रिफंड के केस में अगर देखा जाए तो उतनी मतलब पारदर्शिता से काम नहीं हो रहा है। तो इस तरफ भी मैं चाहूंगा कि पराग सिंघल जी कृपया ध्यान दें और कोशिश करें कि अपने फोरम के प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो अभी इस बजट में जिन बिंदुओं पर संशोधन की जरूरत है या आगे किया जा सकता है, उनको हमारे फोरम के माध्यम से आगे उठाएं। और आप सभी का मैं इसी बात को लेकर फिर से धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद आप सभी। धन्यवाद संदीप जी। कल ही मैंने एक वीडियो डाली थी रात को, काफी अच्छी संख्या में विजुअल हुआ है, 17 से लोग देख चुके हैं उसको अभी तक। हमारे जो प्रमुख सचिव हैं देवराज जी बाबा जो हैं, उन्होंने, अलग ही उनका लॉ चल रहा है। और 7 तारीख को मुरादाबाद में यासिर अहमद जी बैठे हुए हैं, बोर्ड ऑफ साइंस के लिए मैं बुला रहा हूँ उनको मैं। उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि 10 तारीख तक लास्ट डेट निपटा दिया जाए, जिसमें रात भर, सेकंड सैटरडे था आज, फिर भी सब GRC 07 हो रहे हैं लगातार पूरे यूपी के अंदर। तो मैं देखता था पहले, हम मतलब एक आजकल पनिशमेंट हरिसमेंट की पॉलिसी अपना ली गई है इन ब्यूरोक्रेट्स द्वारा, और कैसे ना कैसे टैक्स वसूलना है, कैसे ना पनिश करना है हमें। सर, जो DRC 07 आज की डेट में हो रहे हैं, हाँ, जो 17-18 की बात कर रहे हैं ना सर आप? 20-21। अच्छा, 20-21। हाँ, जो ना वैसे लिखित में ऑर्डर कोई नहीं करते हैं, BC में ऑर्डर देते हैं, डायरेक्शन वो BC में देते हैं। मेरे पे लेटर याला आया हुआ है मुरादाबाद का, जिसमें 2974 केस हैं, 73 और 74 दोनों मिला करके, बिजनौर मुरादाबाद के मिला करके। और सर उन्होंने कहा 10 तारीख तक कैसे भी निपटाने हैं। आज सेकंड सैटरडे, कल संडे है, लेकिन सब कैसे भी करना है काम, क्योंकि कर्मचारियों का कोई घर बार नहीं है, सब अपने त्यागपत्र दे चुके हैं घर बार से, परिवार से।
मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए बुलाना चाहूंगा मुरादाबाद के साथी हैं यसर इरफान जी, कृपया आए। इसके पहले पराग जी, जी एक बात राजेश जी से कहनी है जी कि राजेश जी को ये लग रहा है कि शायद यहाँ यूपी में क्या हो रहा है। जी यहाँ यूपी में बहुत कुछ हो रहा है। हमारे जो प्रमुख सचिव हैं देवराज जी, उनको कोई भी किसी प्रकार की परेशानियां ना तो विभाग की ना हम लोगों की दिखाई दे रही। जो मामले 28 फरवरी 2025 तक किए जा सकते हैं, उसको उन्होंने तुगलकी फरमान से वीडियो कॉन्फ्रेंस से सबको निर्देश दे दिए कि 10/2025 तक सब समाप्त कर दीजिए 2 दिन के अंदर। चाहे रात भर ऑफिस खोलिए चाहे वो खोलिए, उसके बाद यदि किसी के पास भी पेंडेंसी निकली तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ा मुसीबत हो रही है हम लोगों को यहाँ कि कैसे क्या डील करें, क्योंकि आप ऑर्डर पास कर देंगे, टैक्स और ब्याज इंटरेस्ट पेनल्टी की डिमांड हो जाएगी। जब अफसर कुछ सुनेगा ही नहीं तो पार्टी करके सब ऊट पटांग डिमांडें होंगी और उसका 10% टैक्स हम जमा करने जाएं, जमा करने के बाद अपील करें। 2021 की तो एमनेस्टी स्कीम आई नहीं 128 कैपिटल की। तो ये बहुत दिक्कतें हैं, हो सकता है आपके गुप्ता जी प्रदेश में ना हो। गुप्ता जी नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी भी मुझे जानकारी है यूपी में, इवन जो मुझे जानकारी मिली है उसके हिसाब से हम लोगों के पास में एज ए टैक्स पेयर 31/3/2025 है पेमेंट करने की डेट। उनका फोन आता है आप SPL 02 फाइल करने जा रहे हैं तो आज ही पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं आप, क्यों 31/3/2025 का इंतजार कर रहे हैं? जब मुझे बिल्कुल टाइम दिया गया है 31/3/2025 का तो मैं क्यों ना इंतजार करूं, मैं क्यों अभी बिल्कुल पेमेंट आराम, करूं? बिल्कुल 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 ये बिल्कुल है। बिल्कुल सही सर। तो ये ये प्रॉब्लम हमारे है। यहाँ बहुत हरेसमेंट है भाई साहब। अब आप क्या अच्छा पता नहीं गुप्ता क्या जी, स्थिति, हम लोगों के यहाँ तो बहुत खराब है। गुप्ता जी एक बात और होगी फिर, जी जब ये हाँ जल्दीबाजी में ऑर्डर पास किए जाएंगे तो हाँ फिर जो अपीलेट अथॉरिटी के ऊपर प्रेशर डलेगा कि इनको अलाउ ना करो। हाँ, ये सब कुछ कर रहे हैं वो। कोई बात आप नहीं सर। बताइए 10-10 अपील के जजमेंट कराने से हम लोगों को ही तो दिक्कत हो रही है। वो तो और किसी भी तरीके से उल्टा सीधा पास करके फेंके दे रहा है। तो अब ये तो ट्रिब्यूनल के लिए ड्यू हो गया। यदि हमें बिल्कुल 128A में नहीं जाना है नहीं, एक तरफ तो हमें प्रधानमंत्री ट्रिब्यूनल कह अपील रहे हैं करनी पड़ेगी। तो एक ये तरफ सब हमारे एक तरफ परेशानियां तो हैं हम लोगों की। असेसिंग अथॉरिटी से जल्दबाजी में ऑर्डर कराए जा रहे हैं, फिर उधर अपीलेट अथॉरिटी के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप अलाउ मत करो। बिल्कुल सर। बड़ा कौन नहीं मुसीबत हो करोगे? गया। 10-10 ऑर्डर करिए चाहे जो हो जाए। मैं उस अधिकारी के लिए खिलाफ है, रोज उसकी क्लास ली जाती है, यहां तक पोर्टल से निकाल के कि कितनी डेट की हियरिंग दे चुके हो, कितनी हो गई हैं, उनकी रिपोर्टिंग तुरंत करो। तो ये परेशानियां तो ही है भाई साहब। ये हम लोग देखिए, व्यापारी कुछ नहीं करता, हम लोगों को भी दिक्कत हो रही है उसके जवाब देने में, अपील बहस कराने में या केस कराने में। इतनी परेशानी से हम लोग भी मेंटल स्टेटस से गुजर रहे हैं। बिल्कुल तो उसमें बिल्कुल बेटर है कि कुछ ना कुछ हल हम लोगों को निकट भविष्य में रणनीति तय करनी पड़ेगी। नहीं ये बड़ा उत्पीड़क हो जाएगा। या तो इसके खिलाफ ही कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटर होकर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में कैसे इंटरवेन कर रहा है, ये कर ही नहीं सकता। वो बिल्कुल खुद ठीक भी कह एक रहे हैं। पक्षकार है, वो कमिश्नर हिमसेल्फ इज ए पक्षकार, माने शासन एक पक्षकार है। अधिकारी जो ऑर्डर पास कर रहा है उसके बिहाफ से कर रहा है, उसकी डेलीगेटेड पावर से कर रहा है। ये सारा होने के बाद भी ये कर रहा है। अब इसका मुझे नहीं लगता कि कोई रास्ता बचेगा सिवाय इसके खिलाफ रिट पिटीशन फाइल करने के। जब ये न्यायालय के सामने आएगा, उच्च न्यायालय के, तभी इसकी अकल निकलेगी और उच्च न्यायालय इसकी सारी अकल निकाल देगा कि तुम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर कैसे इंटरवीन कर रहे हो। और ये उससे एविडेंस छुपा नहीं सकता। जब ऑन ओथ एप्लीकेशन हम लोग फाइल करेंगे तो इसलिए गुप्ता जी ये बात ठीक है कि हम लोगों को इस पे तैयारी करके नहीं करेंगे तो जीना आराम कर देगा, बिल्कुल क्योंकि ठीक ये कह रहे तो हैं सर। एक मेंटल केस है। बिल्कुल और बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी के केस में एक कर्मचारी ने हाई कोर्ट में रिट फाइल की थी, तो हाई कोर्ट के जज का, हमारे पास वो ऑर्डर भी है, हाई कोर्ट के जज ने कहा कि ये कॉम्पिटेंट ऑफिसर नहीं है, इसकी जगह दूसरे कॉम्पिटेंट अफसर को डिपार्टमेंट की वो दी जाए। इतने एडवर्स इसके खिलाफ हैं। तो यदि हम लोग इस तरफ जाएंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी और हम लोग भी आराम से काम कर सकेंगे। हमारी तो इच्छा है कि हम लोगों को चलना चाहिए, रिट में निश्चित तौर पे चलना चाहिए। सर बिल्कुल आप साहब इसको आदेश इसको करिए, कोई मुझे और पूरा सपोर्ट करिए, मैं रोक नहीं तैयार हूँ। पाएगा, मैं तैयार इसे हूँ कोई सर। नहीं रोक पाएगा। ये चूंकि इस बात में विख्यात है कि हम घूस नहीं लेते, तो इसका मतलब तुमको लाइसेंस थोड़ी मिल गया कि तुम सबको प्रताड़ित करते फिरो यदि घूस नहीं लेते तो ये डिस्ट्रक्टिव चीजें हैं। आदमी है।
हाँ, अरे डिफेक्टिव पीस है भाई साहब। जल्दी खा लूंगा। सर एक बात देखिए, माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि विवाद विवाद से विश्वास क्यों चलो, और इनका कहना है विश्वास से विवाद क्यों चलो। इतने विवाद पैदा कर दो डिपार्टमेंट में कि व्यापारी और अधिकारी जो है उस पर मतलब रेवेन्यू खर्च करता रहे और कोई राहत न मिले। मैं बता रहा हूँ चलिए या सर ये यूपी में ही प्रॉब्लम है, तो हम लोगों को यूपी में ही समझ के इसको वाकई गंभीर स्टेप उठाने पड़ेंगे। ये बात सिवाय उच्च न्यायालय के इसकी लगाम कोई नहीं कस सकता। उसी की शरण धन्यवाद में सर, मैं बुला रहा पड़ेगा। हूँ या सर इरफान जी को प्लीज। जी, वोट ऑफ थैंक्स के लिए प्रोसीड कर लें। जी नमस्कार सर सभी लोगों को मेरी तरफ से। और खंडेलवाल जी ने बहुत अच्छे से हम लोगों को एक्सप्लेन किया और हम लोग बहुत अच्छा से उनसे ज्ञानवर्धन हुआ। और हमारे संतोष के अंदर भी मुरादाबाद के अंदर बनी हुई है। स्टाफ एक मशीन बन गया है, काम नहीं हो पा रहा है, सही तरीके से मैकेनिज्म नहीं चल पा रहा है, और जो जजमेंट्स पास हो रहे हैं उसमें काफी चीजें स्किप हो रही हैं। आपका बिल्कुल सही कहना है इस वक्त, और इसके लिए सर हम दूंगा। और इकबाल जी ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया, हम लोग बहुत अच्छा ज्ञानवर्धन हुआ बजट के बारे में। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद सर। मैं साहब मैं कहना चाहूंगा 12 तारीख को हमारे नए स्पीकर आ रहे हैं, जो इनकम टैक्स में अमेंडमेंट हुए जीएस बजट के अंदर, उस पर भी एक व्याख्यान देंगे हमारे स्पीकर। नई बात चल रही है, कल कंफर्म हो जाएंगे, उसका भी लिंक मैं आपको भेज दूंगा, वो भी आप ज्वाइन करें और सुने उसको। धन्यवाद, आप लोगों को बहुत बहुत आभार। थैंक यू, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, अच्छा Thank you. वेबिनार रहा। थैंक यू जी, थैंक यू। कहिए अमित जी, क्या हाल है? क्या जी सर? अरे हमने कहा आपके हाल चाल पूछ रहे हैं। अरे सर बड़ा प्रणाम सर, प्रणाम, बहुत आपका आशीर्वाद बढ़िया है सर। अरे बस ठीक है, हम भी कभी आशीर्वाद लेने आएंगे आपकी माता जी का, साथ में आपको ले चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम माता आज जी जरा के ये दरबार में, जब आपकी इच्छा हो। महाकुंभ की भीड़ थोड़ी खत्म हो जाए। हाँ, ये कुंभ से भरी हो जाए, बहुत हाँ, फिर इस समय इलाहाबाद के फिर रास्ते सब बंद हो गए हैं। विंध्यवासिनी जी के दर्शन के लिए फिर आए। बिल्कुल बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम, आइए, हम चलिए, आपका धन्यवाद इंतजार भैया, कर रहे हैं। धन्यवाद भैया, धन्यवाद।